आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के आधार पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर, और इस मॉडल पेपर का यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत है, नई आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है। 2 नंबर का प्रश्न है। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो के द्वारा प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर से संबंधित वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिए। क्योंकि इस तरीके के जो प्रश्न यहाँ पर मैंने जो बताए हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए और आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप रट लीजिएगा, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो पेपर का पूर्णांक क्या होगा? 70 अंकों का पूर्णांक होगा जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होगी और जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी। और समय कितना रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का मैंने आपको वीडियो के द्वारा बता भी दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 21 नंबर का, नई आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे या इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 21। और यहाँ पर उत्तर आप देख सकते हैं, नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था वह व्यवस्था थी जिसमें विकासशील देश अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण कर सके और जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हो, कच्चे माल का उचित मूल्य मिले और तैयार माल को विकसित देशों के बाजारों में आसानी से पहुंचाना और बेचना संभव हो सके। तो प्रश्न कह रहा है कि नई आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था वह व्यवस्था थी जिसमें विकासशील देश अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण कर सके। जो विकासशील देश हैं वे अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण कर सकें और उन्हें विकास के लिए अधिक आर्थिक सहायता प्रदान कर सकें या आर्थिक सहायता प्राप्त हो और कच्चे माल का उचित मूल्य मिले और तैयार माल को विकसित देशों के बाजारों में आसानी से पहुंचाना और बेचना संभव हो सके। यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 है, खरीफ फसलों को बोने का समय कौन सा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 22। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ फसलों को बोने का समय जून जुलाई माह है। जो खरीफ की फसल होती है इस फसल को बोने का समय क्या है? जून जुलाई के बीच, यानी जून से लगाकर जुलाई के मध्य जो फसलें बोई जाती हैं वो सभी खरीफ की फसलों के अंतर्गत ही आती हैं। प्रश्न संख्या 23 यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है। उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से दिया जाएगा, या इस प्रश्न का उत्तर यहाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्नोत्तर नंबर 23। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपको हेडिंग डालना है उपभोक्ता इंटरनेशनल। तो इस तरीके से उत्तर लिखेंगे आप, उपभोक्ता इंटरनेशनल विश्व भर के उपभोक्ता समूहों के लिए सदस्यता संगठन है। 1 अप्रैल 1960 को स्थापित इस संगठन के 120 देशों में 250 से अधिक संगठन हैं। 1 अप्रैल 1960 को स्थापित किया गया था उपभोक्ता इंटरनेशनल, और इस संगठन में 120 देशों में
250 देशों से अधिक संगठन हैं। प्रश्न संख्या 24 जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत है और 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है या क्यों अनिवार्य है, और अथवा में भी प्रश्न पूछा गया है वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ बताइए। तो यहाँ पर आप चाहे 24 नंबर के प्रश्न का उत्तर दें अथवा में जो प्रश्न है चाहे आप इस प्रश्न का उत्तर दें, दोनों के अंक क्या हैं, एक समान हैं। तो मैं आपको बताऊंगा मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है, यहां पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 24 और उत्तर क्या हो जाएगा, साक्षरता व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वह व्यक्ति को इस योग्य बना देती है, यानी उसकी साक्षरता, उसकी शिक्षा उसे इस योग्य बना देती है कि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। एक साक्षर व्यक्ति एक अच्छा नागरिक हो सकता है, एक साक्षर व्यक्ति एक अच्छा नागरिक भी हो सकता है। वह अपने देश की राजनीति के प्रति जागरूक रहता है, और जो साक्षर व्यक्ति होता है वह अपने देश की राजनीति के प्रति भी जागरूक रहता है तथा अपने अधिकारों का प्रयोग करना जानता है, तथा अपने जो अधिकार हैं उसके संविधान के द्वारा जो बनाए गए हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हैं, उन्हें प्रयोग करना भी जानता है। यदि उसके अधिकारों का हनन भी हो तो वह उनकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न भी कर सकता है। साक्षरता मनुष्यों को बुरे व्यसनों से बचाती है। साक्षरता से व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से इतना सक्षम हो जाता है कि वह अपने परिवार और समाज के लिए कुछ कर सके। साक्षरता व्यक्ति को इतना सक्षम बना देती है कि वह अपने परिवार और अपने समाज के लिए भी कुछ भी कर सकता है। तो यदि आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है तो अपनी शिक्षा का प्रसार अपने मित्रों में भी करते रहें। प्रश्न संख्या 25 जो कि इस प्रकार से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 25, भारत में खाद्य उत्पादन में ह्रास के कारण बताइए, अथवा भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है। 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। चाहे तो आप 25 के प्रश्न का उत्तर दें और चाहे तो आप 25 का जो अथवा है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 25 का अथवा, और यहां पर भी आपको 25 का अथवा यदि कर रहे हैं आप तो इस तरीके से हेडिंग डालना है और उत्तर क्या हो जाएगा इस दिए गए प्रश्न का, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल होने के कारण निम्नलिखित हैं। यानी भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल होने के कुछ प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। भारत कैसा देश है, एक उष्णकटिबंधीय देश है। और दूसरा कारण है इसमें सौर ऊर्जा दोहन की भारी संभावनाएं हैं। इस देश में सौर ऊर्जा दोहन की भारी संभावनाएं हैं। तीसरा कारण है ग्रामीण एवं दूर दराज के इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है। ग्रामीण स्तर पर और दूर दराजों के इलाकों में ये सौर ऊर्जा काफी तेजी से फैल रही है या प्रचलित हो रही है। अगला कारण है फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे किसमें बदल दिया जाता है, विद्युत में बदल दिया जाता है। और अगला मुख्य कारण है सौर ऊर्जा संयंत्रों को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है और यह पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिस कारण से भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य
उज्जवल होता चला जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 26 जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है। वायु परिवहन आजकल अधिक उपयोगी क्यों है? कोई 3 बिंदु पर प्रकाश डालिए। और 26 का अथवा प्रश्न पूछा गया है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर बताइए। तो चाहे आप प्रश्न संख्या 26 का उत्तर लिखें और चाहे आप प्रश्न संख्या 26 का जो अथवा है इस प्रश्न का उत्तर लिखें, आपको 6 नंबर ही मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस में क्या अंतर है, इसका आंसर आप कैसे देंगे यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में या प्री बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आ गया, क्योंकि यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 26 का अथवा, और यहां पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक गैस और बायोगैस में निम्नलिखित अंतर हैं। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्राकृतिक गैस और इस साइड में आपको हेडिंग क्या डालना है, बायोगैस। तो सबसे पहला अंतर क्या है कि यह ऊर्जा के रूप में उपयोग में आती है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा के रूप में उपयोग में आती है और बायोगैस यह अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाती है। बायोगैस अधिकतर किस क्षेत्रों में या किन क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाती है। दूसरा अंतर क्या है कि प्राकृतिक गैस एक वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है। प्राकृतिक गैस कैसा स्रोत है? एक वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत है और बायोगैस एक वाणिज्यिक या घरेलू ऊर्जा का स्रोत है। बायोगैस कैसा स्रोत है? एक वाणिज्यिक या घरेलू ऊर्जा का स्रोत है। और यहां पर आप देख सकते हैं तीसरा प्रमुख अंतर क्या है कि प्राकृतिक गैस के शक्ति संयंत्र स्थापित करने में अधिक समय लगता है। प्राकृतिक गैस के शक्ति संयंत्र स्थापित करने में बहुत अधिक समय लगता है और यह कृषि कचरा, जानवर, मनुष्य के मलमूत्र आदि से प्राप्त की जाती है। यह जो बायोगैस होती है यह कृषि कचरा, जानवर, मनुष्य के मलमूत्र आदि से प्राप्त की जाती है। और यहाँ पर चौथा अंतर क्या है? प्राकृतिक गैस से रासायनिक खाद बनाई जाती है। प्राकृतिक गैस से किस खाद का निर्माण किया जाता है? रासायनिक खाद का निर्माण किया जाता है। और जैविक पदार्थों के विघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसमें ताप कुशलता अधिक होती है। और पांचवा अंतर क्या है कि इसका परिवहन आसान है, इसे पाइपलाइन द्वारा कहीं भी ले जाया जा सकता है। प्राकृतिक गैस को पाइपलाइन के द्वारा कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, परंतु बायोगैस संयंत्र नगर पालिका अथवा व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। जो बायोगैस के संयंत्र होते हैं यह सभी नगर पालिका अथवा व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो ये कुछ मूल अंतर हैं प्राकृतिक गैस और बायोगैस में। तो इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27, अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? अल्प बेरोजगारी को दूर करने के 3 तरीके बताइए जिससे अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सके। अथवा में प्रश्न पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं और अल्प बेरोजगारी को दूर करने के प्रमुख 3 तरीके आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिस कारण से अल्प बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 6 नंबर का प्रश्न है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है? प्रश्नोत्तर नंबर 27 और हेडिंग क्या रहेगी? अल्प बेरोजगारी।
अल्प बेरोजगारी वह स्थिति है जहां सभी लोग काम करते हैं। अल्प बेरोजगारी कैसी स्थिति है जहां पर सभी लोग काम करते हैं किंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है। किंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे शब्दों में इस स्थिति में लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं परंतु उन्हें कार्य का अवसर उनकी क्षमता से कम मिलता है। अल्प बेरोजगारी का अर्थ क्या है कि अल्प बेरोजगारी वह स्थिति है जहां सभी लोग काम करते हैं किंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे शब्दों में इस स्थिति में लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। किस रूप से? प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं परंतु उन्हें कार्य का अवसर उनकी क्षमता से कम मिलता है। उन्हें जो है कार्य का अवसर उनकी क्षमता से कम मिलता है, उसे ही क्या कहते हैं? अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अल्प बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या हैं। और यहाँ आपको मैं बता दूं कि ये जो उपाय हैं कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, बैंक ब्याज दर में कटौती। बैंक ब्याज दर में कटौती की जानी चाहिए। यदि बैंक उचित दरों पर लोगों को ऋण प्रदान करे तो वह इसके माध्यम से कुटीर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। यदि बैंक लोगों को उचित रूप से कर्ज देने के लिए या उचित ऋण देने के लिए तत्पर रहे तो लोग क्या कर सकते हैं कि इस ऋण के द्वारा यानी इस कर्ज को प्राप्त करने के बाद छोटे मोटे उद्योग धंधे लगा सकते हैं, यानी छोटे कुटीर उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं। दूसरा क्या है? उद्योगों और सेवाओं को बढ़ाकर अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों और सेवाओं को बढ़ावा देना। और तीसरा क्या है? भंडारण की व्यवस्था करना। किसानों के उत्पादन के भंडारण के लिए शीत भंडारण की व्यवस्था करवाई जा सकती है जिससे वह भंडारण करके उन्हें अच्छी कीमतों पर बेच सकें। किसानों के उत्पादन के भंडारण के लिए शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करवाई जा सकती है जिससे वह भंडारण करके यानी अपनी फसलों को या अपनी जो कीमती चीजें हैं उनको उस स्टोर में भंडारित करके उन्हें अच्छी कीमतों पर बेच सकें। अगली हेडिंग है कृषिगत उद्योगों को स्थापित कर। तो कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, टमाटर, प्याज आदि के उद्योग स्थापित कर रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। यानी कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, टमाटर, प्याज आदि के उद्योगों को स्थापित करके रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया मॉडल पेपर जो कि प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का है। और इस मॉडल पेपर के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है। और जल्द से जल्द आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कर दें। और यदि आपने इस मॉडल पेपर से संबंधित वीडियोस को ना देखा हो तो उन्हें भी देखकर आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं आपको प्री बोर्ड परीक्षा का जो अगला मॉडल पेपर है आप कमेंट कीजिएगा और मैं इस मॉडल पेपर को भी हल करा के बता दूंगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में कॉपी को लिखना है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर यदि नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।